बच्चे का आप किताब देखते होंगे जो रहता है 5-10 रुपए का आता है, उसमें ए फॉर एप्पल लिखा रहता है। क्या ए फॉर एप्पल लिखा रहता है? तो उसके बगल में क्या लिखा रहता है? सेब बना रहता है। क्या ऐसा सेब बना रहता है आपका? तो ऐसा सेब बना रहता है। तो यह क्या है? आपने बताया उसको, लेकिन उसका चित्र भी दिखा दिया, हाँ यही एप्पल। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री अर्थात इतिहास का दूसरा लेक्चर। क्या इतिहास का दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर हमारा हो चुका है इतिहास का, जिसमें हम शुरुआत कर चुके हैं इतिहास अर्थात हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज हमने उसमें दे दिया है आपको। अब आज हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए हमने पहले लेक्चर में क्या बताया था आपको पूरा एक बार रिमाइंड करा देते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो भाई साहब एक लेक्चर हो चुका है, देखिए उसको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या बताए थे, पहली बात तो यह है इतिहास के जनक कौन है, हम उसमें बता चुके हैं। इतिहास के जनक आपको बताना है क्या? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। और इतिहास के बारे में हम सभी चीज़ें बता चुके हैं। तो इतिहास जनक कौन है? हेरोडोटस। और हमने इतिहास को पढ़ने के लिए उसको कितने कालखंडों में विभाजित किया था? तो 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो कौन कौन से थे? तो पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, और आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल आपका। तो हमने इसमें आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या था। इसमें पुरातत्व देखो, तीनों में तो पुरातत्व मिले हैं, खुदाई के दौरान कुछ न कुछ तो मिला होगा, तीनों के तीनों में मिले थे। हम बताए थे आपको पुरातत्व मिले थे क्या? इसमें भी आपका पुरातत्व मिलता था। लेकिन इसमें क्या अंतर था? इन तीनों में क्या अंतर था? क्या था कि जो भी घटनाएं हुई हैं इन कालों में, चाहे प्राग ऐतिहासिक काल हो, चाहे आद्य ऐतिहासिक काल हो, चाहे ऐतिहासिक काल हो, इनमें जो भी घटनाएं हुई हैं या कुछ भी हुआ है, या कुछ भी मतलब लिखे गए हैं या कुछ भी बनाए गए हैं, तो उनका मतलब अच्छा से साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे देखिए इसमें क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं हुई, जो भी कुछ भी काम हुआ, या कुछ भी मतलब मानव किस प्रकार से जीवन निर्वाह करता था इस कालखंड में, उसका मतलब लिखित स्रोत नहीं है। कोई भी घटना का लिखित स्रोत नहीं है इसमें। तो प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखे नहीं है, क्या कुछ भी नहीं लिखा, तो लिखित स्रोत नहीं है यहाँ पर घटनाओं का। क्या हम बताए थे आपको, लिखित स्रोत नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें लिखे तो इसमें लिखे, लेकिन उसमें समझ में ही नहीं आया। क्या लिखित स्रोत है? इस आद्य ऐतिहासिक काल में जितनी भी घटनाएं हुई उनका लिखित स्रोत है। आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, लिखित स्रोत है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ये चीज़ें बता चुके हैं हम, पढ़ा नहीं जा सका। फिर इसमें क्या है, लिखे भी हैं और अच्छे से लिखे भी हैं आपके, और पढ़ा भी जा सकता है। क्या पढ़ा भी जा सकता है ऐतिहासिक काल में आपका। तो इसमें हम आपको प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बताए थे, तो इसमें हमें पढ़ना था पाषाण काल पढ़ना था। क्या था? पाषाण काल, स्टोन पीरियड हमें पढ़ना था। तो हम आपको स्टोन पीरियड के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना था? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना था। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसमें हमें वंश के बारे में पढ़ना है पूरा। तो देखिए हम सीक्वेंस से चलेंगे, आराम आराम से, धैर्य बनाए रखिए। देखिए हम आपको पाषाण काल में क्या बताए थे, तो पाषाण काल में हम आपको बताए थे, पाषाण काल को भी मतलब पाषाण काल मतलब इतिहास का वह कालखंड जब शुरुआती का दौर था। क्या शुरुआती का दौर था? तो उस समय पत्थर ही यूज होंगे शुरुआती में। क्या आप थोड़ी ना कोनो लोहा सोहा खोज लेंगे, कुछ नहीं खोज पाएंगे। शुरुआती का मनुष्य एकदम क्या था, खाना बदोश था। हम इसमें आपको पूरा बता चुके हैं। ससुरे सिर्फ खाने पर ही डिपेंड थे, मारो खाओ और बस अपना जीवन व्यतीत करो, और कुछ नहीं काम था। क्या कुछ नहीं काम था? तो पाषाण काल हमने आपको बताया था। क्या पाषाण काल कब से कब तक था? तो पाषाण काल को भी हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया था? तीन कालखंडों में। कौन कौन से थे? तो एक था आपका पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल का शुरुआती जो दौर था उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, उसके बाद नव पाषाण काल आया, उत्तर पाषाण काल आया, उसको कह सकते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल कब से कब तक था? तो 25 लाख बीसी से 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 बीसी तक था। तो इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन सा था? पूरा पाषाण काल। यह आपको बताना है, पाषाण काल आपको बताना है। आपसे प्रश्न पूछे कि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन सा है, तो आपको पाषाण काल बताना है। यदि पाषाण काल नहीं है तो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल को मारिए। कब से कब तक था? 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था आपका। तो उसमें क्या था? उसमें मनुष्य जो थे खाना बदोश थे, एकदम ऐसे खाने पे डिपेंड थे। उनके खाने का मतलब जीविका का आधार खाना था मतलब, और खाद्य संग्राहक थे वो। और जिसको भी अपने बाबा बूढ़ा थे उनको भी खा जाते थे। क्या जो बाबा को बूढ़ा थे उनको भी खा जाते थे। उसमें क्या करते थे वो? शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे तो पत्थर से पत्थर टकराया, तो उससे क्या हुई? आग लग गई। घास फूस थी आपकी, घास फूस से लगने से क्या हो गई? आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ? जो मांस था वो भुज गया, उसको खाएं, स्वादिष्ट लगा। तो पूरा पाषाण काल में आपके ये तो एकदम पूरे खाना बदोश थे, आग की खोज किए। फिर उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। और देखिए आप एक आपसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले मानव कहाँ पर आया था। आपसे पूछेगा इतिहास में सबसे पहले मानव कहाँ पर आया था, तो अफ्रीका में आया था। कहाँ पर आया था? अफ्रीका में। और अफ्रीका को हम क्या कहते हैं? तो क्रेडल मतलब ह्यूमन का क्रेडल कहते हैं। तो मानव जाति का पालना हम किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। फिर उसके बाद हम मध्य पाषाण काल में आए थे। तो मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था? तो हम आपको बताए थे जो पूरा पाषाण काल था वह खत्म कब हुआ था? 12,000 बीसी में। तो मध्य पाषाण काल कहाँ से स्टार्ट होगा? 12,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक, अर्थात ईसा पूर्व तक आपका 5,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था? जो मनुष्य थे वो क्या हो गए थे? वह छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। और इस काल को और क्या कहा गया था? तो माइक्रोलिथ कहा गया था। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल के जो आपके
अस्थिपंजर है, अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, मतलब कंकाल आपके प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल में। फिर उसके बाद हम आए थे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल बहुत ही मतलब अच्छे से, मतलब जो व्यक्ति थे उसमें जीवन निर्वाह करने लगे थे, थोड़ा अच्छे से रहने लगे थे। नव पाषाण कब से कब तक था? तो 5000 BC से लेकर आपका 3000 BC तक था। क्या 3000 BC तक? और उसमें क्या था, जो मनुष्य थे वो अस्थायी जीवन निर्वाह करने लगे थे, मतलब फसल उगाने लगे थे। फिर उसके बाद उन्होंने फसल बोना चालू कर दिया, फिर अपना अस्थायी निवास बना लिया। फिर वो अस्थायी निवास रहेंगे तो कुत्ते पालेंगे भाई, क्या कुत्ते पाल लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मृदभांड की खोज की, फिर और क्या किए, फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार किया। और देखिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। क्या देखिए उन्होंने पूरा पाषाण काल में व्यक्तियों जो आपके खानाबदोश थे, तो आग की खोज किस में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। और आपसे पूछे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, और आपका मृदभांड का आविष्कार किस काल में हुआ था, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, आपको बताना नव पाषाण काल, हम आपको बताए थे प्रीवियस में। और मनुष्य द्वारा अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो आपको क्या बताना, और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। और मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? तो आपको आपका क्या बताना है? चावल था। और चावल में मिला था कहाँ पर? मेहरगढ़ में चावल के साक्ष्य मिले थे। अन्न उत्पादक स्थल कौन से मिले थे? तो आपको बताना मेहरगढ़ मिले थे। कहाँ पर मिले थे? मेहरगढ़ मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सुलेमान और किरगिज पहाड़ियों के बीच में है। तो हम आपको चीज़ें बताए थे। और पाषाण काल में ही आपका तांबे की खोज हुई थी। क्या तांबे की खोज हुई थी? इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और मतलब ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? देखिए तांबा भी उसमें प्रयोग करते थे और पत्थर भी प्रयोग करते थे, दोनों को मिला के बनाते थे औजार। तो औजार बन जाता था बर्छी, तो बर्छी से अपना शिकार करते थे। तो हमने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया। ससुर हम पूरे खानाबदोश थे, तो अच्छे से हमने पाषाण काल को डिस्कस कर दिया। और हम चीज़ें बताए थे आपको, जैसे मान लीजिए यह क्या था आपका, ये इधर का साइड हो गया आपका, नीचे का साइड मतलब दक्षिणी साइड हो गया आपका भारत का नक्शा का। तो यहाँ पर था आपका मद्रास था। मद्रास के पल्लव रन में क्या, मद्रास के पल्लव रन में क्या मिला था? तो मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले थे। क्या? मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले थे मद्रास में। फिर इधर आप ऊपर आएंगे, इधर मिटा देते हैं इसको, इधर ऊपर आएंगे आप, क्या इधर आप आए थे तो यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो एमपी के भीमबेटका में क्या, भीमबेटका के एमपी के भीमबेटका में, क्या भीमबेटका में। तो भीमबेटका में क्या मिला है? तो शैल चित्र मिले हैं। क्या? पत्थरों पर बनाए गए चित्र मिले हैं गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। यहाँ पे एमपी में गुफा है, और गुफाओं में क्या बना है? तो गुफाओं में क्या है? पत्थर ही है। तो पत्थर पर क्या बनाया गया है? चित्र बनाया गया है। तो चित्र मिले। तो आपसे पूछेगा कि भीमबेटका में क्या मिला है? तो शैल चित्र मिला है, गुफाओं में शैल चित्र मिले। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका यूपी है। क्या है? यूपी। तो यूपी के कोल्डीहवा नामक स्थान पर, क्या यूपी के कोल्डीहवा नामक स्थान पर, कोल्डीहवा नामक स्थान पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या? चावल के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है क्या, अगर पूरा एक्सा बनाएंगे तो आप यहाँ आएंगे, आप क्या हो जाएगा? कश्मीर है। क्या? ऊपर तो कश्मीर है। तो कश्मीर में क्या मिला है आपका? कश्मीर के बुर्ज होम में। कहाँ पर? कश्मीर के बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में गर्ता आवास मिला है। क्या? गर्ता आवास मिला है। गर्ता आवास का मतलब समझते हैं? कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्या? कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी पड़ने के कारण जो मनुष्य थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी सहन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब ज़मीन है, ज़मीन को खोद कर अंदर रहना चालू कर दिया। क्या? अंदर रहना चालू कर दिया। तो वहाँ पर गर्मी लगेगी आपको। तो देखिए कश्मीर के बुर्ज होम में क्या मिला है? गर्ता आवास मिला है। यूपी के कोल्डीहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है यह भीमबेटका मतलब गुफा है? तो रायसेन जिला में। क्या? रायसेन जिला में। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला है? शैल चित्र मिला है। अच्छे खासे चित्र बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बता चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। तो मद्रास के पल्लव रन में, यहाँ पर पल्लव रन में मनुष्य की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं आपके। फिर देखिए इतना हम आपको पाषाण काल पूरा डिस्कस ही कर चुके। क्या? इतिहास का वह कालखंड जो सबसे लंबा चला उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। तो हमने पाषाण काल समाप्त कर दिया। क्या? पाषाण काल हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। प्राग ऐतिहासिक काल हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। प्री हिस्ट्री अब पूछे अच्छे से डिस्कस कर दी। जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लगाइए, यदि नहीं आता है तो कमेंट में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल में, तो आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री कहता है थे। इसमें इस कालखंड में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका लिखित प्रमाण है। क्या? लिखित प्रमाण है, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो क्या इस काल में जितनी भी लिखित घटनाएं हैं, क्या लिखित जो भी घटनाएं हुई हैं का प्रमाण है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या? पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है आपके आद्य ऐतिहासिक काल में? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। देखिए अब इसमें कहा है कि लिखित घटनाएं हैं, तो अब बात कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया है, इनके सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घटनाएं हुई उनको लिखा गया है, अच्छे तरीके से लिखा गया। अब बात आती है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया वह किस लिपि में लिखा गया। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखी गई है घटना वह किस प्रकार से लिखी गई है, तो आपको यह बताना है। तो देखिए लिपि की बात कर रहे हैं। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से लिखा गया, लिपि की बात कर रहे हैं। तो देखिए लिपि का मतलब होता है कि किस प्रकार से
से आप लीपेंगे पोतेंगे, क्या किस प्रकार से आप लीपते पोते हैं। जैसे अब छोटा बच्चा होता है, जैसे मन आएगा वैसे लीपते चला जाएगा, क्या वैसे ही बनाते चला जाएगा। तो उसी प्रकार से किस प्रकार से आप लीपते हैं, क्या किस प्रकार से आप लीपते हैं, किसी भी चीज़ को किस प्रकार से मतलब लिखते हैं। तो लिखते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं तो हमारी क्या है, देवनागरी लिपि है। तो हम लोग देखिए इधर से लिखते हैं, इधर जाते हैं, क्या इधर जाते हैं तो आपकी क्या है, यह देवनागरी लिपि है। और जो उर्दू होता है, उर्दू आपका इधर से इधर लिखते हैं, क्या इधर से इधर लिखते हैं, तो क्या होती है, खरोष्टी लिपि होती है। और रोमन क्या होता है, तो रोमन आपका ऊपर से नीचे लिखा जाता है, क्या रोमन आपका ऊपर से नीचे। तो उसी प्रकार से जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि क्या थी, क्या उसकी लिपि क्या थी, तो उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या भाव चित्रात्मक, जैसे आप जानते नहीं होंगे भाव चित्रात्मक का मतलब समझते हैं, जैसे छोटे बच्चे का आप किताब देखते होंगे जो रहता है 5-10 रुपए का आता है, उसमें ए फॉर एप्पल लिखा रहता है, क्या ए फॉर एप्पल लिखा रहता है। तो उसके बगल में क्या लिखा रहता है, सेब बना रहता है, क्या ऐसा सेब बना रहता है आपका। तो ऐसा सेब बना रहता है, तो यह क्या है, आपने बताया उसको, लेकिन उसका चित्र भी दिखा दिया, हाँ यही एप्पल होता है। तो उसको कहते हैं भाव चित्रात्मक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, आप ध्यान रखिएगा कौन सी लिपि है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी, भाव चित्रात्मक, मतलब लिखा गया उसका भाव भी बताया गया है। तो भाव चित्रात्मक लिपि है आपकी, क्या भाव चित्रात्मक लिपि है। अब देखिए बात आती है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब शुरुआती क्या सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले सभ्यता के बारे में, क्या करते हैं, बात सभ्यता के बारे में कहते हैं। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। तो घाटी तो जो मतलब नदी के साइड का किनारा होता है, आसपास का जो जगह होता है उसे घाटी कह देते हैं, क्या घाटी कहते हैं, तो नदी के किनारे की। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे मतलब लोगों का समूह, क्या ऐसे लोगों का समूह जो अच्छे तरीके से सभ्य हो, अच्छे तरीके से रहना खाना पीना सब कुछ जानते हो, उनके कहते हैं सभ्य कहते हैं। और इन्हीं मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, और इन्हीं के मतलब इन्हीं जो लोग हैं आपके, जो अच्छे लोग हैं मतलब सभ्यता से रह रहे हैं, इन्हीं के मतलब ग्रुप को बड़ा कर दिया जाए, क्या बहुत ही बड़ा कर दिया जाए, तो उसको क्या कर देंगे, ये कैसे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। और कैसे किस प्रकार की हो जाएगी, वो सभ्यता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जो पुराने ज़माने में लोग थे, जैसे मान लीजिए उनकी संस्कृति कुछ थी, जैसे वर्तमान में कैसी संस्कृति है, या यह भी देख सकते हैं संस्कृति का मतलब क्या होता है, हमारा तौर तरीका जीने का, रहने का, पहनने का, खाने का, हमारा किस प्रकार का पहनावा है, हम किस प्रकार से जी रहे हैं, उसको कहते हैं संस्कृति। तो पहले की संस्कृति किस प्रकार से थी, पढ़ाई की संस्कृति किस प्रकार से थी, आपकी संस्कृति क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। जैसे मान लीजिए आप खुद ही देखिए, यदि आप इंडिया के साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृति कुछ है, वहाँ पर लुंगी उंगी लगाते हैं, अपना लुंगी पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वी आपके मध्य में या उत्तरी साइड में यहाँ पर पैंट और जो कोट वोट वगैरह वगैरह सब कुछ पहनते हैं। तो उसी प्रकार से जो उनकी संस्कृति है अलग है और हमारी संस्कृति क्या है, अलग है। तो उसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जो लोग थे उनकी सभ्यता अलग थी, मतलब अलग थे, अलग तरीके से रहते थे, अच्छे तरीके से खाना पीना बना के अच्छे से सभ्यता से रहते थे, मार काट नहीं करते थे, जिस प्रकार से पाषाण काल में मारपीट करते थे। तो जो संस्कृति है उसी के आधार पर क्या होता है, जो संस्कृति है उसी के आधार पर जो लोग हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो भाई सभ्य रहेंगे, मारपीट काटपीट नहीं करेंगे तो सभ्य रहेंगे। और उन्हीं लोगों के समूह को, बड़े बहुत बड़ा समूह हो जाए उन्हीं लोगों को, तो हम उसको क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। तो घाटी, तो देखिए सिंधु क्या है, सिंधु एक नदी है आपकी, और घाटी का मतलब नदी के बगल में जो भी एरिया रहेगा, जो भी आपका जगह रहेगी उसको घाटी कहते हैं। तो जो आपकी बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई है वह किस नदी के किनारे हुई है, तो सिंधु नदी के किनारे हुई है। तो चलिए हम इसको मैप के द्वारा आप समझते हैं। पहले मैप बनाते हैं भारत का। तो देखिए भारत का आपका नक्शा है, क्या है, भारत का नक्शा है। तो देखिए जो भारत का नक्शा है, यह देखिए आपका सिंधु नदी है, क्या है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चीन से होता है। क्या होता है, चीन से, या चीन हो गया आपका, या भारत हो गया, या पाकिस्तान हो गया। तो चीन से उद्गम होता है सिंधु नदी का। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, तो देखिए सिंधु नदी के किनारे ही आसपास के स्थल मिले हैं और वहाँ पर अच्छे लोग रहते थे और वह थोड़ा ग्रुप में रहते थे, बहुत ज़्यादा उनका एरिया हो गया था, सभ्य लोग थे, उनकी संस्कृति एक जैसी थी। तो उसको क्या कह दिए हम, सभ्यता कह दिए। तो उसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए, अब इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, तो देखिए अभी आपको बताते हैं। देखिए अब आप बात को सुनिए। जैसे कुछ आप सुने होंगे, कुछ भोगवा नदी के किनारे है, कुछ चिनाब नदी के किनारे है, कोई रावी नदी के किनारे है, कोई लोथल नदी के किनारे है, कोई भोगवा नदी के किनारे है। आप सुने होंगे स्थल जो है आपका सिंधु घाटी की। देखिए भाई साहब, जो भी नदी है, चाहे जहाँ पर, चाहे रावी नदी हो, चाहे आपका दास का नदी हो आपका, तो चाहे जो भी हो, वह जाकर मिल कहाँ रही है आपकी, तो सिंधु नदी में मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, सिंधु नदी में। जैसे आप मतलब उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, तो उसकी प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और उसके सहायक नदी बहुत है। तो उसके आसपास के स्थल को हम क्या मतलब क्या कहेंगे, गंगा नदी के किनारे नहीं है तो गंगा नदी के ही किनारे, क्योंकि प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो उसी प्रकार से जो आपकी सिंधु
नदी गई थी उसके आसपास जैसे रावी नदी हो गई, आपका दास नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, भोगवा नदी हो गई, वहाँ पर स्थल मिले हैं, लेकिन वो नदी जाकर कहाँ पर मिलती है, तो सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ पर? सिंधु नदी में। तो इसी के कारण क्या कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने स्थल मिल चुके हैं, तो 350 स्थल मिल चुके हैं। कितने? 350 स्थल मिल चुके हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा, क्या 250 से ज़्यादा कितने पर है? गुजरात में स्थल मिले हैं। कहाँ पर? गुजरात में, आपके इस साइड में गुजरात में स्थल मिले हैं 250 से भी ज़्यादा। तो 350 स्थल आपके सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक मिल चुके हैं। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज आए थे आपके भारत में, तो यहाँ पर क्या करने आए थे? आर्थिक विदोहन करने आए थे। क्या आर्थिक विदोहन का मतलब समझते हैं? यहाँ पर से पैसे वैसे लूट कर लेकर जाने, मतलब आए थे लेकर जाने के लिए यहाँ से। तो भाई 1700 ईस्वी से पहले सोने की चिड़िया तो थी भारत भाई साहब। तो देखिए तो क्या हुआ, कहीं से मतलब भारत में कहीं से कोयला मिल रहा था, कहीं से खनिज मिल रहे थे, सभी चीज़ें मतलब खुदाई करके करके बहुत चीज़ें मिल रही थी। तो वो क्या कर रहे थे? लालच में थे। अंग्रेज क्या थे भाई? थे लालची थे। तो लालच में सब कुछ खन खन कर मतलब लेकर जा रहे थे अपने देश में। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि इस साइड में आए, इधर आए, आपके आए कौन? चार्ल्स मेसन आए। क्या ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मेसन जी आए। तो वो अंग्रेज थे भाई साहब, अंग्रेज थे, लालची थे। तो उन्होंने पहली बार जानकारी दिया कि जो ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के आसपास के जो एरिया है यहाँ पर कुछ तो कुछ है। क्या? कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने मतलब पहली बार जानकारी दे दी कि हाँ भाई साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तो पहली बार जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता की किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। क्या? चार्ल्स मेसन ने, उन्होंने कहा जो ये सिंधु नदी गई ना, इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो फिर इसके लिए क्या सर्वेक्षण, कि कोई ना कोई चीज़ होता है, सर्वेक्षण की ज़मीन सही है, अच्छी है, खराब है, उसको सर्वेक्षण करने के लिए बुलाएंगे। तो चार्ल्स मेसन ने एक आदमी को बुलाया, किसको बुलाया? कनिंघम को बुलाया। क्या? कनिंघम को। उन्हें चार्ल्स मेसन ने कनिंघम से कहा कि बता यहाँ पर चेक करो, सर्वेक्षण करो, कुछ है कि नहीं है। तो उसने मतलब कनिंघम ने चेक किया, मतलब बताया होता है कि हाँ यार कुछ तो कुछ है यार, यहाँ पर इस सिंधु नदी के किनारे कुछ जो एरिया है यहाँ पर कुछ नीचे कुछ ना कुछ है। और उसने बताया कि कितने एरिया में है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका ये आपका पूरा फैला हुआ है। क्या? इतना पूरा फैला हुआ है। तो देखिए पहली बार जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, और उसका सर्वेक्षण करने कौन आया? तो आपके कनिंघम आया। और उन्होंने क्या बताया, जो आपका यह सिंधु है, आपका मतलब सिंधु नदी के किनारे का जो साइड के एरिया है वह कितने दूरी तक फैले हुए हैं, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। तो यह इन्होंने बताया। फिर उसके बाद कनिंघम ने क्या कहा कि अब यार तू मिट्टी की तरह दबा हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ होगा तो बहुत पुरानी है। देखिए अब जो चीज़ें हैं, क्या पुरानी चीज़ें हैं, तो देखिए पहली बात जो भी चीज़ें हैं वह दब चुकी थी। क्या चीज़? जो घर उड़ थे आपके पुराने ज़माने के, जो भी घर होंगे, यदि आप देखते होंगे जो पुराने ज़माने के घर थे वो कुछ ना कुछ दब गए होंगे नीचे, क्या ज़मीन में धंस गए होंगे। तो उसी प्रकार से अब भाई साहब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कब से कब तक थी, यह भी तो आपको जानना चाहिए। तो जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म मानते हैं 0, तो ईसा मसीह के जन्म से 2400 ईसा पूर्व, क्या 2400 वर्ष पहले, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी। तो देखिए आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, तो पहली कहाँ से, तो 2400 ईसा पूर्व। कहाँ? ईसा मसीह के जन्म से पहले। और आज से लेंगे तो 2000 ये हो गया, 2000 साल ये हो गया, और 2400 तो हो जाएगा लगभग से 4400 साल या 4500 साल हो जाएगा आपका। तो 4500 साल हो जाएगा आपका। लेकिन अभी क्या, तो BC में हम करेंगे। क्या? ईसा मसीह के जन्म से आपके पहले। तो ईसा मसीह के 2400 साल ईसा पूर्व से आपका क्या हुआ, मतलब सिंधु सभ्यता स्टार्ट हुई थी आपकी। और कब तक चली? आपकी 1700 ईसा पूर्व तक चली थी। कब तक? 1700 ईसा पूर्व तक, अर्थात 1700 BC तक चली थी। तो ईसा मसीह के जन्म से 2400 ईसा पूर्व से पहले स्टार्ट हुई थी, और 1700 ईसा पूर्व तक आपकी चली थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इतने साल में, अब इतने साल में खुदाई कब हुई है, तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई है? 1921 में आपकी हुई है। तो सोचिए आपके जो इतने मतलब 4500 साल हो गया, अगर आज से लेंगे तो 4500 साल हो गया है आपका। तो जो घर बने होंगे, जो आपके मकान बने होंगे, वो कुछ ना कुछ जमीन में धंस गए होंगे कि नहीं, तो धंस गए होंगे। तो उसी प्रकार से तो वही चीज़ हुआ। तो कनिंघम ने उसको बुलाया, आपका जॉन मार्शल को बुलाया। किसको बुलाया? जॉन मार्शल को। उन्होंने कहा कि इसको बताओ कि इसकी खुदाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जॉन मार्शल ने कहा खुदाई तो हो सकती है, खुदाई करेंगे, हम जरूर करेंगे। तो उसने खुदाई करने के लिए किसको बुलाया? दयाराम साहनी को। अब भाई साहब वो है तो हेड है, अब भाई अंग्रेज है, अंग्रेज तो काम करना चाहते नहीं हो, तो मजदूर लगा कर काम करेंगे। तो वो हेड था जॉन मार्शल। क्या? जॉन मार्शल हेड था। तो उसने बुलाया दयाराम साहनी को। क्या? दयाराम साहनी को बुलाया, कहा खुदाई करो, यहाँ की स्टार्ट करो, खुदाई स्टार्ट करो। तो मतलब जॉन मार्शल ने सीधे सीधे कहा था कि खुदाई कराओ दयाराम साहनी को। तो दयाराम साहनी ने खुदाई स्टार्ट की, कहाँ? इस एरिया में खुदाई स्टार्ट की। तो खुदाई स्टार्ट करने के बाद उन्होंने मतलब खुदाई, मार्शल ने कहा था जहाँ पर कड़ी चीज़ मिले खुदाई के दौरान, कहाँ जहाँ पर कड़ी चीज़ें मिले वहाँ पर नहीं खोदना है, जहाँ पर नरम मिट्टी मिले वहाँ पर खोदिए। तो मतलब दयाराम साहनी खुदाई चालू कर दिए, तो खुदाई कर रहे थे। तो मतलब खुदाई करते करते हुए आ रहे थे नीचे, खुदाई किए। तो देखिए जहाँ पर कड़ी चीज़ें थी उसको छोड़ दिए, जहाँ नरम थी खन खन के निकाले जा रहे थे। तो फिर उन्होंने खुदाई करते हुए नीचे जैसे पहुँचे, देखिए एक ऐसी मतलब पूरी इस प्रकार से पूरी दीवार टाइप मतलब थी, दीवार टाइप खने। फिर उसके बाद उसके ऊपर साइड से गए, फिर उधर से खुदाई चालू किए, खुदाई किए, कहीं मतलब कड़ा लगा, फिर कहीं पर नरम, फिर कड़ा लगा, कहीं पर नरम। खुदाई कर रहे थे। जब पूरी खुदाई कर लिए, खुदाई करने के बाद देखिए यार ये तो सीढ़ी है, क्या सीढ़ी है। फिर उसके बाद
उसके पूरे मतलब ग्राउंड पे नीचे पूरा ऊपर से खुदाई करते करते पूरे ग्राउंड पे मतलब खोद दिए। तो खोदने के बाद जब पूरा मिट्टी निकाले तो देखिए यार, तो ये तो रूम है, फिर इधर से सीढ़ी गई हुई है, क्या सीढ़ी गई हुई है। फिर उसके बाद बीच में खने, फिर बीच में खन खन करके आगे निकाल रहे, तो ऐसे दरवाज़ा बना था, क्या दरवाज़ा बना था, तो दरवाज़ा बना दिए। फिर उसके बाद और खुदाई किए तो ऐसे ऐसे कई रूम मिल गए, क्या ऐसे खुदाई करते करते कई रूम मिल गए, और ऐसे खुदाई खुदाई करते कई घर मिल गए, क्या कई घर मिल गए, और ऐसे ही खुदाई खुदाई करते कई गांव मिल गए, खुदाई करते करते तो गांव मिल गए। और क्या खुदाई कर ही रहे थे, इनको बताया गया था कि जहाँ पर कड़ी चीज़ें मिले भाई साहब वहाँ पर नहीं ठोक रहे हैं। अब देखिए कोई कड़ी चीज़ है उसको ठोक देंगे, वो तो मतलब जब कड़ी चीज़ें उसको ठोक देंगे तो जो बनाया है तो ख़राब हो जाएगा, जहाँ नरम है वहाँ से खुदाई कीजिए। तो ये सीधे सीधे आदेश था जॉन मार्शल का, शायद दयाराम साहनी को। तो खुदाई कर रहे थे, और जब ये खुदाई किए पूरे गाँव का, और ये गाँव खुदाई कर चुके, पूरे खुदाई कर दिए मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जब खुदाई करने के बाद क्या किए, बीच में देखे जो रास्ता है, रास्ता टाइप बना था। अब इधर साइड घर हो गए, इधर साइड घर हो गया, इधर बीच में रास्ता था, क्या बीच में रास्ता था, बीच में रास्ता था आपका। तो बीच में रास्ते को भी खुदाई कर दिए। फिर उसके बाद जो घर थे, घर के साइड साइड पर, क्या साइड साइड पर वहाँ पर ढप ढप की आवाज़ आ रही थी। खुदाई तो किए, साइड साइड पर क्या हो रही थी, ढप ढप की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा यार कहाँ ढप ढप की आवाज़ आ रही है। तो खुदाई करते 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 लेकर गए, इधर से भी खुदाई करते करते लेकर गए, एक साइड लेकर गए। तो देखिए यहाँ पर, तो वहाँ पर देखिए मतलब और खुदाई की, तो देखिए यहाँ पर यार गटर टाइप है, क्या गटर टाइप, यह नाली की टाइप थी, नाली की टाइप। यहाँ से जितनी भी पानी जाती थी उस गटर में गिर जाती थी, और उधर से भी जितने भी घर थे उधर की भी पाइप आई थी, इधर उधर से भी पाइप आई थी, और इधर से भी पाइप आई थी, इधर से भी पाइप गई थी। तो एक ही जगह पर पानी गिरा रही थी, क्या थी, गटर थी। तो देखिए क्या हुआ, मतलब रास्ता था और रास्ते पर क्या साइड साइड में क्या बनाई थी, नालियाँ, और अंडरग्राउंड नालियाँ थी, अंडरग्राउंड। देखिए ऊपर से ठोकने पर ढप ढप की आवाज़ आ रही थी, तो अंडरग्राउंड नालियाँ थी। और वहाँ जाकर कहाँ मिल रही थी, तो एक स्थान पर मिल रही थी, कहाँ पर, एक स्थान पर गटर टाइप में मिल रही थी, गड्ढे में मिल रही थी आपकी जाके। तो इसी प्रकार से आपका खुदाई स्टार्ट हुआ, खुदाई स्टार्ट हुआ आपका। तो तब क्या समझते हैं आप इससे, तो देखिए उन्होंने देखा कि अरे यार, मतलब ये तो दिखा दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब मतलब इसको खुदाई कर दिए, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, तो इसको समझने के लिए पूरा जो गांव खने होने थे, पूरा मतलब खोद उद के बनाए थे, पूरा गांव अच्छे से बन गया, हाँ यार ये तो है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे थे कैसा लग रहा है। तो क्या किए इन्होंने, पूरा खुदाई उदाई किया। फिर इसके बाद इन्होंने खोदते खोदते गए तो पूरा एक गांव मिला। फिर उसके बाद उसके साइड साइड में, मतलब उसके आरी आरी क्या मिला, मतलब किनारे पर क्या मिला, एक दीवार टाइप गोल से मिली, क्या गोल से दीवार टाइप मिली। तो इन्होंने क्या यार, अब इसको सही से देख तो पा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने देखिए पहले ज़माने में तो भाई साहब ना बिल्डिंग थी, ना जेसीबी था, ना ऊपर से देख सकते थे, ना कोई गूगल मैप था, ना कोई मतलब आपका सैटेलाइट था उस समय। तो क्या किए इन्होंने क्या किया, बांस उसका बल्ली उल्ली बांध के खूब ऊपर चढ़ गए, क्या ऊपर चढ़ गए। तो ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ से देखें, जॉन मार्शल साहब आए, आपके दयाराम साहनी आए, वहाँ से मतलब खड़े होकर देखे तो देखिए अरे यार ये तो पूरा गांव बसा है, और उसके साइड साइड में क्या बना हुआ है, दीवार बनी हुई है, क्या दीवार बनी हुई है। तो मतलब ये गाँव के लोग कैसे थे, सभ्य थे, अच्छे से मतलब रहते थे, थोड़ा मतलब देखिए सिंसियर, खुद ही आप समझिए, जो ऐसा गाँव हो जिसमें आपके भाई साहब नालियाँ साइड साइड में बनी हो, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वह दिमागदार नहीं होंगे। साइड साइड में नालियाँ बना हो, बीच में रास्ता है आपका, घर में जाइए और फिर घर से बाहर निकलिए और रास्ते पर जाइए, और फिर उसके बाद नालियाँ पानी में मतलब गटर में गिर रही थी। तो वहाँ के आदमी सभ्य थे। तो उन्होंने देखा यार एक तो मतलब जैसे शहर टाइप बना हुआ है, क्या शहर टाइप बना हुआ, अच्छे से मतलब व्यक्ति मतलब सही से रह रहे हैं, और उसके साइड साइड पर आपकी दीवार बनी हुई है, बाउंड्री लगी हुई है गाँव में, कि ताकि बाहर से कोई आक्रमण ना कर सके। तो ये ऐसी भी चीज़ें थी। तो कैसे थे, शहरी टाइप में थोड़ा लगे हुए थे, क्या शहरी टाइप में आपके बने हुए थे, आपका जो पहली खुदाई हुई थी। तो इसी प्रकार से बहुत से मतलब पूरे स्थान मिल गए, कितने मिल गए स्थान, इसी प्रकार से खोदते खोदते तो आपके 350 स्थान मिल गए, क्या, और 250 तो भाई साहब गुजरात में ही है, कितने 250 तो आपके गुजरात में ही है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं। तो देखिए यही था। तो सब पहली जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने दिया था। कौन, चार्ल्स मेसन ने। और उसका सर्वेक्षण करने कौन आया, तो कनिंघम आया, क्या कनिंघम। हाँ बताया कहाँ, इतने एरिया में आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में कुछ ना कुछ तो है भाई साहब। फिर उसने कनिंघम ने किसको बुलाया, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने कनिंघम ने कहा जॉन मार्शल इसकी खुदाई की जाए। तो जॉन मार्शल भाई साहब हेड था, उसने कहा ठीक है हम खुदाई करवाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसने जॉन मार्शल ने भी किसको बुलाया, दयाराम साहनी को बुलाया, और उसने ठोस आदेश दिया था कि जहाँ पर कड़ी चीज़ें मिले वहाँ पर आराम से खोदिए, और जहाँ पर नरम चीज़ें मिले वहाँ से खोदते हुए आप उसको हटाते हुए बढ़िए आगे। तो दयाराम साहनी ने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह हड़प्पा की हुई थी। कौन सी थी, हड़प्पा की हुई थी। तो वहीं से आपका स्टार्ट हुआ। और इस जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस स्थल भी कौन सा है, तो हड़प्पा है आपका, क्या हड़प्पा है। फिर उसके बाद कई है, जैसे आपका सुतका गैंडोर हो गया, फिर जोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से फेमस स्थल है, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली देखिए क्या किया, तो पहली जानकारी कौन दिया, तो पहली जानकारी, पहली बात देखिए, पहली जानकारी कौन दिया, पहली जानकारी कौन दिया,
चार्ल मेसन ने दिया था। क्या? चार्ल मेसन ने दिया। क्या? चार्ल मेसन ने। और सर्वेक्षण करने कौन आया? क्या? सर्वेक्षण करने कौन आया? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने क्या हुआ कि इतने एरिया में क्या क्या है, तो आए थे कनिंघम आया था। कौन? कनिंघम। कौन आया था? कनिंघम। और देखिए अब खुदाई का मतलब जो मतलब नामकरण करने के लिए या पूरा बताने के लिए खुदाई करने के लिए कौन आया? नामकरण करने के लिए कौन आया था? तो जॉन मार्शल आया था। कौन? जॉन मार्शल। तो इसने रख दिया कि यह सिंधु मतलब पूरा जब एरिया देख लिया तो हाँ बताया कि यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। इसके कारण और यहाँ पर साइड साइड में क्या होंगे? नदी के साइड साइड को हम घाटी कहते हैं। तो उसने कह दिया यह पूरा क्या हो गया? सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। क्या? तो जॉन मार्शल ने नामकरण कर दिया। और बता और खुदाई भी किस तब यहाँ आदेश था कनिंघम का कि इससे खुदाई करवाई जाए। जॉन मार्शल क्या था? खुदाई कराने का जो हेड था, यह हेड था। खुदाई कराएगा तो किसे आप मिलते हैं कि जो क्या होता है यार कि ठेकेदार होते हैं, जैसे ठेकेदार ये था। फिर उसके बाद क्या थे? जो आपके दयाराम साहनी थे वो मिस्त्री थे। क्या थे? मिस्त्री थे। तो आपके क्या थे? खुदाई कौन कराया था? खुदाई कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। कौन? दयाराम साहनी स्टार्ट किए थे। तो दयाराम साहनी स्टार्ट किए थे आपके। तो देखिए ठेकेदार हो गए और ये आपके मिस्त्री हो गए। तो मिस्त्री क्या लेंगे? आपके लेबर लेंगे। लेबर मिलकर आप खुदाई करेंगे। तो दयाराम साहनी लेबर मिलकर आप खुदाई स्टार्ट कर दिए। तो देखिए अब खुदाई कौन कर दिया? पहली बार जानकारी चार्ल मेसन सर्वेक्षण, कनिंघम नामकरण, जॉन मार्शल। और इसका हेड कौन था? तो आपका खुदाई करने का मतलब सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस खुदाई कराने का हेड कौन था? तो आपका जॉन मार्शल था। खुदाई कौन किया? दयाराम साहनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए बात आती है कि कितना क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्षेत्रफल कितना था? तो हम आपको बताए हैं। कौन बताया था? आपका कनिंघम बता दिया क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है आपका? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा क्या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसे आपका समझिए कि आपका 4x4 का कैमरा होता है, तो उसको हम कैसे कहेंगे? तो देखिए 4 उधर, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, तो 4 चौके 16, 4 दीवारें होती है, 4 चौक 16 वर्ग मीटर हो जाता है। क्या? तो उसी प्रकार से 13 लाख वर्ग मीटर आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। तो क्षेत्रफल हो गया आपका। तो देखिए फिर इसके बाद अब इसके बाद आती है कि आकार कैसा था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका आकार कैसा था? तो आकार त्रिभुजाकार था। क्या? त्रिभुजाकार था। तो ध्यान से पढ़िएगा, त्रिभुजाकार था। आपसे पूछेगा या पूछा है आपका एंट्रेंस एग्जाम में या आपके कंपटीशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। अब देखिए त्रिभुजाकार कैसे था, तो एक ट्रिक याद कीजिएगा। क्या? एक ट्रिक याद कीजिएगा। सुता देव के आज ही माची के। क्या? सुतादेव आज ही माची के। तो देखिए अब हम आपको बात करते हैं। देखिए ट्रिक याद कीजिएगा, सुतादेव आज ही माची के। अब ध्यान दीजिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार त्रिभुजाकार कैसे है, यह भी ये ध्यान दीजिएगा आकार कैसे है इसका त्रिभुजाकार। तो देखिए अब देखिए ये पाकिस्तान है। क्या? पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान के पूर्वी पश्चिमी साइड में, क्या ये तो पूर्वी होगा या पश्चिमी होगा आपका? तो देखिए ट्रिक के मुताबिक तो देखिए सुत का, देखिए सु तो मतलब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ उसका अंतिम स्थल कहाँ कहाँ मिला है उसको हम लेते हैं और उसको मिला देते हैं, तो आकार आपका बन जाएगा। क्या? आकार तो बन जाएगा। कैसा है आपका आकार? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम स्थल मिला है वह पाकिस्तान मिला है, और पाकिस्तान के किस छोर पर? तो पश्चिमी छोर पर। और कौन सा है स्थान? तो देखिए सु से याद करेंगे सुतका गैंडोर। क्या याद करेंगे? सुतका गैंडोर। आपका सुतका गैंडोर। क्या? सुतका गैंडोर याद करेंगे। क्या? सुतका गैंडोर याद करेंगे। और यह किस नदी के किनारे है? तो दास याद करेंगे। दास का नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो दास का नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, दास का नदी के किनारे। अब देखिए आइए, यह हो गया आपका गुजरात हो गया। क्या? गुजरात। तो देखिए यहाँ पर दय है ना, तो दय से याद करेंगे क्या? दैमाबाद। देखिए इधर से पश्चिमी साइड हो गया पाकिस्तान का। अब इधर आ जाएंगे हम, ऐसे इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? गुजरात। तो गुजरात के दैमाबाद में, दय से दैमाबाद, दैमाबाद में, दैमाबाद और दैमा नदी के किनारे दैमाबाद है। तो देखिए ब है, तो ब में आता है जैसे आपका क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, प वर्ग होता है। तो प वर्ग में आता है आपका ब। जानते होंगे, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। प वर्ग में तो प का मतलब शुरुआती जो है ब में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? तो प आता है। तो प से याद करेंगे जो दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के। तो सबसे पहले मतलब पहले ब आता है, फिर फ आता है, फिर ब आता है। तो प से याद करेंगे प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? प्रवरा। तो सुदा देव आज माछी के। तो माछी जो होती है जानते होंगे, जो माछी को मार देते हैं, सुता देव आज के हम। तो माछी के तो सुता देव। तो सु से सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे? दास नदी के। द से दैमाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे। अब आज से याद करेंगे, आज से हम ज नहीं लेंगे, आज से लेंगे। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर है, तो इधर है आपका आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के साइड में पड़ता है। इधर आलमगीरपुर कहाँ पर? तो आलमगीरपुर है स्थान का
सिंधु घाटी सभ्यता का जो इधर का स्थल है आपका, पूर्वी स्थल है आपका, मतलब इधर स्थल जो मिला है तो भारत में, तो कौन सा है, आलमगीरपुर है। और किस नदी के किनारे है, तो ही से याद करेंगे, हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के, हिंडन नदी के। अब देखिए एक बचता है, कहाँ है, तो वह है आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में। और कौन सा स्थान है, तो माँ से याद करेंगे, मांडा। क्या, मांडा। तो मांडा है आपका जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम स्थल मिला है आपका, वो कौन सा है, तो कश्मीर का मांडा है। और किस नदी के किनारे है, तो ची से चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के, चिनाब नदी के। तो देखिए 4 स्थान मिल गए कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, सुता दैव आज ही माची के। तो माची मतलब समझते हैं, माची से याद कीजिएगा, सुता। तो देखिए सू से हम याद करेंगे, पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान के पश्चिमी छोर से। तो सुत का गंडोर है, और कहाँ पर है, दास नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ पर गुजरात है, तो आगे बढ़ेंगे, दैब लिखे हैं, तो दैब से क्या, दैमाबाद, गुजरात के दैमाबाद में एक स्थान मिला है, मतलब अंतिम स्थान जो मिला है गुजरात के इधर साइड में मिला है, तो दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है। पास याद करेंगे। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इस साइड में है आपका पूर्वी भारत की पूर्वी साइड में थोड़ा थोड़ा कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और जो कश्मीर में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिला है वो कौन सा है, तो मांडा है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका आलमगीरपुर है ना, जो आलमगीरपुर है, यह मतलब जो इसका पूर्वी साइड है, मतलब ये तो वो भारत का पूर्वी साइड हो जाएगा, लगभग से पूर्वी साइड हो जाएगा। तो जो पूर्वी साइड है, इधर का विकास बहुत कम हुआ था। यहाँ पर देखा गया जो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, इसमें जो इधर के साइड के थे जो विकास हुआ था वो बहुत ही कम हुआ था। इधर बहुत ही ज़्यादा हुआ था, इधर भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इधर भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो इधर देखा गया ना इस साइड में, तो इधर का जो विकास था बहुत ही कम हुआ था। तो इसको हम इधर का विकास न लेते हुए जो आलमगीरपुर है, हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। क्या, इधर ले लेंगे, क्या इधर ले लेंगे। तो यह लगभग से एक सीधी लाइन खींच जाएगी। क्या, यहाँ पर मिल जाएगी आपकी लगभग से एक सीधी लाइन खींच जाएगी दैमाबाद। तो इधर का जो विकास हुआ था बहुत ही कम हुआ था। क्या, हम इस चीज़ को इधर ले लेंगे लगभग से। क्या, लगभग से हम इस चीज़ को यहाँ तक ले लेंगे। क्या, यहाँ तक ले लेंगे। तो यह एक लाइन सीधी खींच गई। क्या, लाइन सीधी खींच गई। फिर इधर से इस लाइन को मिला देते हैं, इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, तो यह त्रिभुजाकार बन गया कि नहीं। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। तो समझ गए कि नहीं। जो आपका पूर्वी साइड का जो एरिया था वह कम विकसित हुआ था, तो इसके कारण हम इसको ज़्यादा न लेते हुए हम इधर थोड़ा खसका देते हैं। क्या, थोड़ा इधर खसका देते हैं, तो यह मिल जाएगा आपका इस प्रकार से। यहाँ से मांडा से मिल जाएगा आपका दैमाबाद, और इधर से सुरका गंडोर से मिला देंगे तो मिल जाएगा क्या, त्रिभुजाकार हो गया कि नहीं। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। क्या था, त्रिभुजाकार था। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए कि नहीं आप। पहली बार जानकारी चार्ल्स मिशन, सर्वेक्षण कनिंघम, नाम का जॉर्ज मार्शल, खुदाई दयाराम साहनी। क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था आपका। और यह भी आप ट्रिक याद कर लीजिए, क्योंकि पूछता है आपसे, पूछेगा कि सुतका गंडोर किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है दास नदी के। आपसे पूछेगा दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के। आपसे पूछ देगा कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है हिंडन नदी के किनारे है। और आपसे पूछेगा मांडा किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है क्या, चिनाब नदी के किनारे है। अब बात करते हैं, देखिए जो सबसे फेमस स्थल मिला है ना, यहाँ तक तो आप बातें समझ गए किस प्रकार से आपका यह त्रिभुजाकार है और कहाँ कहाँ पे स्थल मिले हैं, तो आप बातें समझ चुके होंगे। तो समझ चुके होंगे तो हाँ कीजिएगा, मन में ही हाँ कीजिएगा। हाँ सर जी समझ में आ गया, हाँ सर जी समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हुआ था, पहली खुदाई जो हुई थी वह हड़प्पा की हुई थी। क्या हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। तो हड़प्पा कहाँ है आपका, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो अब बात करते हैं हड़प्पा की। देखिए खुदाई तो स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अब हम खुदाई करेंगे अब अच्छे से, जो भी जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आपका सुतका गंडोर हो गया, और कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हड़प्पा की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या, जो आपका 350 स्थल मिला है सिंधु घाटी की सभ्यता में, 350 स्थल मिला है, उसमें से सबसे पहला स्थल मिला था आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम हड़प्पा की खुदाई करते हैं। हड़प्पा एक स्थान का नाम है। क्या, हड़प्पा एक स्थान का नाम है। और वह कहाँ पर है हड़प्पा, या कहाँ पर है आपका, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, यह आपका हड़प्पा है। क्या, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, तो भाई साहब पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के भी कहाँ पर है, तो माउंट गोमरी जिला में है। कहाँ पर है, माउंट गोमरी जिले में है आपका। क्या, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है आपका। अब देखिए हम इसकी खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, खुदाई करना स्टार्ट करते हैं ठोक ठोक के। अब देखिए इसकी खुदाई कौन किया था, तो दयाराम साहनी स्टार्ट किए थे। कौन स्टार्ट किया था, दयाराम साहनी जी खोदना इसको स्टार्ट किए थे। और कब किए थे स्टार्ट करना, तो खुदाई करना स्टार्ट किए थे कब, तो 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में। तो देखिए आपसे पूछेगा, अब देखिए यहाँ पर है तो आपका क्या,
यह है आपकी सिंधु नदी है, क्या सिंधु नदी है। तो यह आपका हड़प्पा है, क्या है हड़प्पा है। अब ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। जो हड़प्पा आपका स्थल है ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। अब यह हो गई आपकी रावी, क्या होगी रावी। और रावी आकर किस में मिल रही है आपकी, या सिंधु जा रही है, क्या सिंधु जा रही है। तो रावी आकर किस में मिल रही है आपकी, तो आपकी रावी आकर मिल गई सिंधु में। तो इसी कारण इसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सभी नदी आकर इसी में मिली है, तो इसी के कारण इसका पूरा नाम जो पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो जो हड़प्पा है वह उसकी खुदाई कौन स्टार्ट किया था, दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 में। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की खुदाई कब स्टार्ट हुई थी, तो 1921 में। कौन स्टार्ट किया था, दयाराम साहनी स्टार्ट किए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे नहीं बताना है। देखिए सिंधु नदी के किनारे, सिंधु में मिली है यहाँ, लेकिन किस नदी के किनारे है आपका, तो है रावी नदी के किनारे। और कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है आपका। तो यहाँ तक समझ गए आप बातें, तो इतना हम नोट कर लेते हैं, इतना नोट कर लेते हैं। तो देखिए, तो आपका जो हड़प्पा है इसकी खुदाई कौन किया था, तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में कौन, दयाराम साहनी के द्वारा स्टार्ट की गई थी इसकी खुदाई हड़प्पा की। और यह कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है आपका। फिर देखिए, और यह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। कहाँ पर है, तो माउंट गोमरी जिले में है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ साक्ष्य मिलेंगे। खुदाई तो हम स्टार्ट कर दी, दयाराम साहनी जी खोदना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला, जो अब देखिए, अब कोई भी आदमी होगा शुरुआती दौर में, तो भाई साहब अच्छा खासा पैसा तो कमाएगा नहीं, मेहनत करेगा, श्रम करेगा या श्रमिक रहेगा तभी काम करेगा तो पैसा कमाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या मिला है आपका, श्रम का जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मतलब समझते हैं, जो चाक पर जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कुम्हार का चाक। और वह गोल सा रहता है, उस पर मशीन मतलब चलाकर उस पर बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार का चाक मिला है हड़प्पा में। क्या पहली बात तो क्या मिला है, कुम्हार का चाक। और उस पर क्या बनाता है, मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी के बर्तन को हम पका उका देते हैं तो उसको कहते हैं मृद भांड, कहते हैं, क्या कहते हैं, मृद भांड। तो देखिए, तो क्या हुआ हड़प्पा में पहली बात क्या मिला है, देखिए किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। अब नदी के किनारे है तो भाई साहब काम मतलब काम वाले मनुष्य मिलेंगे, काम वाले आदमी मिलेंगे। तो पहली बात क्या मिला है यहाँ पर, आपका कुम्हार का चाक मिला है। क्या, कुम्हार का चाक मिला है। क्या, कुम्हार का चाक मिला है। फिर देखिए इसके बाद क्या मिला है यहाँ पर, देखिए जब कुम्हार का चाक मिला है तो यहाँ पर क्या होंगे, श्रमिक होंगे, श्रमिक। तो यहाँ पर क्या थे आपके, ऑब्वियसली यहाँ पर थे श्रमिक थे। क्या थे, श्रमिक थे। तो काम करने वाले ही आपके चाक चलाएंगे। अब जो ठाट बाट से राजा की तरह आदमी हो, इसमें जो अंग्रेज आए थे आपके, जॉन मार्शल हो गए, कनिंघम हो गए आपके, मेसन हो गए आपके, तो ये क्या थोड़ी ना काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो भाई राजा आदमी है, अच्छे से बैठे रहेंगे इन्होंने। लेकिन जो श्रमिक होगा वो अपना काम करेगा, क्या करेगा, काम करेगा भाई साहब। तो काम करेगा तो क्या करता है, कुम्हार के चाक चलाता है। और श्रमिक है, अब भाई साहब उसको भूख तो लगेगी, क्या भूख तो उसको फिक्स से लगना है। जो श्रमिक होता है, जो काम करता है खेतों में, उससे पूछे भूख कितनी लगती है। जो साधारण से घर पर बैठा है उसको भूख कम लगेगी, जो काम करता है खेतों में उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो जो श्रमिक होता है तो वह भूख लगेगी। तो इसीलिए इसने क्या बनवाया था, अन्नागार बनवाया था। अन्न को स्टोरेज करने के लिए, मतलब अच्छे से रखने के लिए अन्नागार बनवाया था। क्या, तो हड़प्पा में क्या मिला है आपका, अन्नागार मिला है। क्या, अन्नागार मिला है। खुदाई के दौरान क्या मिला है आपका, अन्नागार मिला है। देखिए जो ये श्रमिक है आपके, ये श्रमिक है, ये कहीं ना कहीं रहेंगे भाई साहब, घर और बनाकर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला है हड़प्पा में आपके, श्रमिक आवास मिला है। क्या, श्रमिक आवास मिला है आपको, श्रमिक आवास मिला है। तो देखिए सबसे पहले वह क्या करेंगे, कुम्हार का चाक, मतलब कुम्हार का चाक मिला है, वह काम उम करेंगे। क्या, श्रमिक है तो काम उम करेंगे। फिर उसके बाद भोजन वोजन करेंगे, फिर रहने के लिए घर ढूंढेंगे। तो घर ढूंढने का क्या है, उनके पास खुद घर है, तो श्रमिक आवास मिला है। क्या, श्रमिक आवास मिला है। अब मान लीजिए काम उम कर चुके, अब उनको पूजा पाठ करना है। क्या, पूजा पाठ करना है, भगवान की पूजा पाठ सब करते हैं भाई साहब। तो अब जो श्रमिक है, जो आदमी है, उनको पूजा पाठ करना है। तो यहाँ पर और क्या मिला है, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो पूजा पाठ करने के लिए इन श्रमिकों को क्या मिला है, यहाँ पर क्या है, तो मातृ देवी की मूर्ति है। क्या, मातृ देवी की मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति है आपकी। क्या, मातृ देवी की मूर्ति पूजा करेंगे आप यहाँ पर बैठकर अभी ये। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है हड़प्पा में आपका। तो देखिए हड़प्पा में क्या क्या मिला है, तो कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक है। तो ये जो हड़प्पा था ऑब्वियसली वो किसके लिए था आपका, मतलब पूरा किसके लिए था, तो श्रमिक के लिए था। हड़प्पा में जो भी व्यक्ति रहते थे, जीवित करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो कौन थे, तो श्रमिक थे। जो हड़प्पा था आपका वह श्रमिक के लिए ही था। क्या, श्रमिक के लिए ही था। तो कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है खुदाई के दौरान, श्रमिक आवास मिले हैं आपके, और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और एक चीज़ और, एक श्रृंगीय जानवर मिला है। क्या, एक श्रृंगी जानवर का मतलब समझते हैं, एक
श्रृंगीय जानवर। एक श्रृंगीय जानवर का मतलब समझते हैं, इस मतलब वर्तमान समय में आप देखते होंगे 2 सींग होता है। जो आपके जानवर होते हैं उनके 2 सींग होते हैं। कितने? 2 सींग होते हैं। लेकिन जो अब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान मिला है आपका हड़प्पा में, तो वहाँ पर एक श्रृंगीय जानवर मिला है, एक सींग वाला जानवर मिला है। अब चाहे जो वह हो, जैसे गेंडा होता है, गेंडा को देखते हैं एक ही सींग रहता है, यहाँ पर निकला होता है, तो उसी प्रकार से एक श्रृंगीय जानवर मिला है आपका। क्या? एक श्रृंगीय जानवर। और यहाँ पर खुदाई के दौरान हड़प्पा में, जो हड़प्पा स्थान है, वहाँ पर क्या मिला है आपका? तो हाथी की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं। क्या? हाथी की खोपड़ी के क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं। अब देखिए और क्या मिला है यहाँ पर, तो ओखली मिली है। क्या? ओखली मिली है। जो श्रमिक है आपको वह मसाला वसाला कूटेगा ओखली में, क्या मसाला वसाला कूटेगा। फिर उसके बाद वह मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, तो क्या कोई व्यक्ति मर गया तो उसको ताबूत में दफनाता है, ताबूत में भरता है, उसके बाद उसको दफनाता है। तो हड़प्पा में क्या मिला है? ताबूत मिला है। क्या? ताबूत मिला है आपका। और वह मतलब मान लीजिए मर गया, नहीं आदमी उदी मर गया और वो उसको ताबूत में डाल दिया, और वह कहाँ पर किस कब्रिस्तान में मतलब दफन करेगा? तो RH 37 में। क्या? RH 37 में आपका, RH 37 आपके कब्रिस्तान में मतलब आपका उसमें दफना देगा आपका। तो देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खुदाई कौन स्टार्ट किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के मतलब जो आपका हड़प्पा है किस स्थान पर है पाकिस्तान के? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस स्थान पर? तो माउंट गोमरी जिला में है आपका। अब देखिए इसमें क्या था, यह हड़प्पा जो था वह पूरा श्रमिक के लिए था। तो श्रमिक के लिए था, जो आदमी है, आदमी भाई साहब अपना काम करेगा, तो काम में क्या करेगा? वह कुम्हार का चाक चलाएगा, अपना चाक चलाएगा, चाक चला के अपना मिट्टी का बर्तन बनाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर अन्न खाना वाना खाएगा। तो खाना वाना खाने के लिए अन्नागार बनवाया था, घर को मतलब अनाज को स्टोरेज करने के लिए। फिर उसके बाद यह क्या करता था? घर बनवाया था। फिर उसके बाद वह रहेगा भाई साहब कहीं, श्रमिक आवास रहेगा, उसका घर और बनवाया रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग अपना घर बनवा कर रहते हैं, तो उसी प्रकार से जो वह श्रमिक है वो अपना घर में रहेगा। फिर उसके बाद वह ओखली लेगा। क्या? भूख वूख लगेगी तो ओखली लेगा, उसमें मसाला वसाला कूटेगा, खाना बनाएगा, खाएगा अपना। फिर उसके बाद क्या करेगा? मान लीजिए उसको मतलब पूजा पाठ करना है, तो वह जाएगा माता देवी जी के सामने, वहाँ पर आपका पूजा पाठ करेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई मर गया, तो उसके लिए उसका ताबूत में दफनाएगा। ताबूत में दफनाने के बाद किस कब्रिस्तान में मतलब दफनाएगा? वहाँ पर तो RH 37 में दफना देगा आपका कब्रिस्तान में। फिर वहाँ पर क्या मिला है? एक श्रृंगी जानवर मिला है, एक सींग वाला जानवर खुदाई के दौरान मिला है। फिर उसके बाद हाथी की खोपड़ी के कंकाल मिले। तो थोड़ा कहानी के टाइप से याद करेंगे, याद रहेगा हमें हड़प्पा। तो देखिए बात यह थी कि क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है हड़प्पा में खुदाई के दौरान, सीधी सी बात। श्रमिकों के लिए था। यहाँ पर अन्नागार मिला है, मतलब अन्न को स्टोर करने वाला स्थान मिला है आपका। फिर यहाँ पर श्रमिक आवास मिले कि मतलब जिस प्रकार से श्रमिक रहता है, मान लीजिए एक घर हो गया, एक रूम हो गया, वहाँ पर नीचे चाक उक बनी हुई है, थोड़ा यहाँ अलग साइड में आपका खटिया उठिया है। फिर यहाँ पर कुछ जो आपके मृद भांड है वो रखे गए हैं। तो इस प्रकार से श्रमिक आवास मिला है। फिर वहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है कि हाँ हमें लगता है, और मूर्ति मिली तो ऐसे लगता है कि हाँ जो मतलब वहाँ के लोग थे, उस समय के लोग थे, वह पूजा पाठ करते थे। क्या? मातृ देवी की पूजा पाठ करते थे। और वहाँ पर खुदाई के दौरान एक श्रृंगी जानवर मिला है, फिर हाथी की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, और ओखली मिला है कूटने काटने के लिए, खाना बनाने के लिए ओखली मिली है, और ताबूत मिला है। ताबूत मतलब समझते हैं जिसमें आगे व्यक्ति मर जाता है, खोलकर उसमें डालकर फिर कहीं गड्ढा उड्ढा खनकर उसको दफना देते हैं। तो दफनाने के लिए वहाँ पर RH 37 आपका हड़प्पा में आपका कब्रिस्तान मिला है। तो हड़प्पा हमने जितना हमें जानना चाहिए हमने पूरा समाप्त कर दिया। आपसे जितना भी यदि प्रश्न पूछेगा हड़प्पा से, तो इसी के अंदर से पूछेगा। जितना लिखा गया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर से आपका हड़प्पा से यदि पूछेगा तो इसी के अंदर से। तो हड़प्पा को हमने समाप्त कर दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पहला स्थान हमें समाप्त कर दिया, क्या है? हड़प्पा। इसके बाद आएगा आपका मोहनजोदड़ो। तो हमें आशा है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, सभ्यता क्या होता है, और क्या खुदाई हुई थी, किस प्रकार से सब कुछ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, हमने आपको पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। तो यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए। तो हड़प्पा हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, कौन किया था। तो अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो पर। क्या बात करेंगे? मोहनजोदड़ो पर। हमने रिवाइज भी कराया आपको और फिर आगे हमने आपको पढ़ाया भी। तो चलिए अब यह तीसरा हमारा दूसरा लेक्चर समाप्त होता है। तो इतिहास का यह हमारा दूसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तीसरा लेक्चर आएगा आपका मोहनजोदड़ो पर। क्या? मोहनजोदड़ो पर आएगा। फिर उसके बाद जितने भी और स्थल हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, उन पर आएंगे। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई साहब। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और कमेंट में बताइए आपका कोई प्रश्न है इतिहास से संबंधित जो भी हम पढ़ा रहे हैं, या जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं या आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन का एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ा रहे इतना ही इसके अंदर से ही पूछेगा आपका। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितने भी छात्र हो उनके पास तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।